जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज, इसके बारे में ग्राम पंचायत क्या है और इसके किस प्रकार से संरचना रहती है उसके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भारत में पंचायती राज के प्रमुख बिंदु देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं पंचायत, ठीक, जो पंचायत शब्द है दोस्तों पंच से मिलके बना है। ठीक है, पंच मतलब पांच लोग। ठीक, क्या होता था दोस्तों कि जो हमारे प्राचीन ग्रामीण व्यवस्था थी, ठीक है, प्राचीन ग्रामीण हम समाज था जो हमारा, उसमें दोस्तों जो न्याय व्यवस्था थी वो पंचों के रूप में थी। ठीक है, न्याय व्यवस्था क्या थी? पंचों के रूप में थी। पंचों के रूप में इस प्रकार से कि जब कोई गांव में कोई मतलब ऐसी घटना घटित हो जाती थी या कोई कांड हो जाता था या कोई किसी को मार देता था या पैसे के गबन कर लेता था, तो क्या बोला जाता था कि पंचायत में देखेंगे, पंचायत में मिलते हैं, पंच देखेंगे पंचायत में। तो दोस्तों, ये पंच से ही पंचायत बना है। ठीक है, ये हमारे जो प्राचीन समय में हम बहुत सी फिल्मों में भी दोस्तों देखते हैं कि पंचायत के द्वारा डिसीजन लेते हैं या पंचायत बहिष्कार कर देती है। और यही प्रणाली दोस्तों आज हरियाणा में खाप पंचायत के नाम से आपने सुना होगा कि खाप पंचायतों ने ये डिसीजन दिया है कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी। तो दोस्तों, ये पंचायत जो है, पंचायती राज, ये पंचायत जो व्यवस्था थी या पंचों से बना है, यहाँ से दोस्तों ये पंचायत या जो पंचायती राज है वो आया हुआ है। तो दोस्तों, ये कोई भारत के संबंध में नया शब्द नहीं है, ये हमारी जो प्राचीन ग्रामीण समाज था उसी का एक अंग था। पंचायती राज में भारतीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ठीक है, स्वशासन का तात्पर्य होता है दोस्तों कि मान के चलो मैं आपसे बोलूं कि आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए आप क्या करोगे कि कहाँ खाना खाना है ये भी आप डिसाइड करोगे, कौन सी ट्रेन से जाना है, कहाँ रुकोगे, कहाँ घूमने जाओगे। तो ये आपका स्वशासन है या खुद आप निर्णय ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही क्या है, स्थानीय स्वशासन मतलब स्थानीय मतलब ग्रामीण स्तर पर या खंड स्तर पर क्या करा, वहाँ के जो लोग हैं अपने विकास के जो निर्णय लेंगे वो स्वयं लेंगे। यही दोस्तों क्या कहलाता है, स्वशासन कहलाता है। ये एक प्रणाली है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना, ठीक है, और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। कि दोस्तों, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब कि जहाँ पे जनता सर्वे सर्वा होती है और वो खुद डिसीजन लेती है कोई भी काम का, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो इसको मजबूत करना कि जब ग्रामीण स्तर पर वो लोकतंत्र दोस्तों मजबूत होगा तो वो कहाँ, कि हमारे अखंड भारत स्तर पर भी क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ग्रामीण विकास कि अब गांव गांव की जो पंचायत थी वो ही डिसाइड करेगी कि कौन सी रोड बनना चाहिए, कहाँ पहले गड्ढा खोदना चाहिए, कहाँ नाली व्यवस्था कैसी रहनी चाहिए। तो इससे दोस्तों क्या होगा कि जो आज प्रदेश स्तर से ये डिसीजन नहीं दिए जाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है, जबकि यहाँ ये देखेगा कि गांव अपने स्वयं के लिए क्या जरूरी है वो काम करेगा। यही पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों उद्देश्य था। फिर इसके लिए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1912 द्वारा एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया था। ये डेट दोस्तों 24 अप्रैल। इसके संबंध में दोस्तों हमने एक वीडियो भी बना के डाला है, ठीक, पंचायती राज से संबंध पंचायत दिवस से, आप वो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत में विकास हुआ है। तो दोस्तों, अब जो पंचायत का 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, तो इससे पहले इसका कहाँ पे उपबंध था? तो दोस्तों, इसका जो उपबंध था संविधान के अनुच्छेद 40, ठीक, अनुच्छेद 40 में, या जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें दोस्तों उल्लेख किया गया था कि पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और ये अनुच्छेद को शामिल करने का दोस्तों जो उद्देश्य था, वो हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि वो ग्राम स्वराज, ठीक है, ग्राम स्वराज्य को बढ़ावा देना चाहते थे, या वो जो उनका जो ग्राम स्वराज की संकल्पना थी कि उसमें गांव अपने डिसीजन स्वयं लेंगे, किस प्रकार नीति निर्माण करना है और क्या क्या सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। तो ये महात्मा गांधी जी का स्वप्न था कि भारत का जो विकास हो वो उसका जो रास्ता है गांव से होकर जाए। तो इसीलिए दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 40 में इसको क्या कर दिया गया था, शामिल कर दिया गया था।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का विकास। सबसे पहले दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इससे पहले दोस्तों 1952 में, ठीक है, एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, 1952-53 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो ग्राम पंचायत है, या जो पंचायत का हम वर्तमान में स्वरूप देख रहे हैं, उसी के अनुरूप क्या करना था, विकास की जो क्रियाविधि को दोस्तों लागू करना था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गांव को इतना सक्षम बनाना था कि वो अपने डिसीजन स्वयं ले सके। उसके साथ कि कौन सी नीति का निर्माण करना है, किस प्रकार से निर्माण करना है, संसाधन कैसे जुटाना है, ये सभी काम के लिए उनको इतना हम जागरूक कर देंगे, प्रेरित कर देंगे, साक्षर कर देंगे। तो इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि हम गांव के जो व्यक्ति है, या जो गांव का जो समाज है, उनमें इतना आत्मबल प्रदान कर दें या भर दें कि जिससे क्या होगा दोस्तों कि वो अपना विकास स्वयं कर सके। ठीक है। तो दोस्तों ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया था, असफल हो गया था, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदारी थी दोस्तों वो नौकरशाह को ज़्यादा थी, या जो ज़्यादा अथॉरिटी थी कि जो कलेक्टर वगैरह है, या जो जनपद सीईओ वगैरह है, ये लोग क्या गांव में जाते थे, इनके ऊपर था कि गांव में जागरूकता लाएंगे। पर इनके द्वारा दोस्तों क्या हुआ कि खुद का स्वावलंबन हुआ, ठीक है, नौकरशाह का स्वावलंबन हुआ, ग्रामीण समुदाय का स्वावलंबन ना हुआ। इससे दोस्तों क्या हो गया था, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो गया था, असफल हो गया था, पूरी तरीके से फेल हो गया था। तो इसी के बाद दोस्तों फिर देखा गया कि यार अब पंचायती राज का विकास कैसे करें। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता जो समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था, और इन्होंने दोस्तों जो देश के विभिन्न राज्यों में गांव गांव घूम के जो देश का मर्म जाना, उसके अनुसार पे इन्होंने पंचायती राज के संबंध में जो अपनी अनुशंसा दी थी वो आज भी लागू हुई। उन्होंने सबसे पहले दोस्तों क्या क्या सिफारिश की गई थी, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप याद रखना कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी दोस्तों, 1957 में। इसकी जो व्यवस्था की सिफारिश, 3 स्तरीय व्यवस्था की दोस्तों इनने क्या करी, 3 टायर मॉडल दिया था कि जो गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत रहेगी, और जो जनपद के स्तर पर या ब्लॉक के स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या रहेगी, जिला परिषद। दोस्तों पंचायत समिति को हम जनपद पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्राम के स्तर पर 3 स्तरीय में, ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत दोस्तों। तो आप याद रखना दोस्तों, बिल्कुल ही आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि त्रिस्तरीय मॉडल दिया था किसने, बलवंत राय मेहता ने, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर। फिर इसके बाद और क्या सिफारिश थी कि ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और उच्च स्तरों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया कि गांव में जो चुनाव होंगे, जो हम सरपंच चुनते हैं, ये डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा चुने जाने चाहिए। तो यही दोस्तों आज भी हम क्या करते हैं, हमारी जो ग्रामीण स्वशासन में है, यही पद्धति का अपनाते हैं, और ये त्रिस्तरीय पद्धति भी आज हमारे साथ है। फिर दोस्तों जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर में, ठीक है, ये नागौर याद रख लेना है ना दोस्तों, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत का हुआ था, लागू कर दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था का जो 3 टायर मॉडल है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का, वो लागू कर दिया था कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता किससे संबंधित है, पंचायतों के विकास से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन के विकास से संबंधित है। इन्होंने कौन सा मॉडल दिया, 3 टायर मॉडल दिया, जिसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर जनपद पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत, और पंचायतों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष होना चाहिए। और इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ था, राजस्थान के नागौर में क्या कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। अब इसके बाद दोस्तों पंचायती राज से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण समिति है दोस्तों अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब किया गया था, 1977-78 में किया गया था। अब इसकी सिफारिश क्या थी, तो अशोक मेहता समिति दोस्तों ये 77 याद रखना, 20 साल के बाद 57 और 20 77, ठीक है दोस्तों। इसने 2 स्तरीय मॉडल की जो सिफारिश की थी, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करेंगे हम, और मंडल स्तर पर यह गाँव के समूह पे है, जो मध्य वाला स्तर है ब्लॉक स्तर पे दोस्तों मंडल पंचायत।
जो अशोक मेहता समिति ने दोस्तों जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक, ग्राम पंचायत को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था कि इसको शामिल नहीं किया था अपने विकास के मॉडल में, गांव के विकास के मॉडल। फिर पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, ये किसने कहा था दोस्तों, भाई अशोक मेहता समिति ने। ठीक, राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि आज एमएलए के चुनाव में, हमारे विधायकों के चुनाव में, सांसदों के चुनाव में जिस प्रकार प्रत्यक्ष भागीदारी होती है ना, उस प्रकार से इन्होंने कही थी, लेकिन इस जो सुझाव को दोस्तों सरकार ने नहीं माना। फिर वित्तीय स्वायत्तता और सामाजिक अंकेक्षण का भी सुझाव दिया था कि इनका जो पंचायतों को ये अपने कैसे मतलब अपनी पूंजी अर्जन करेंगे और उसका जो ऑडिट करेंगे उसका भी इन्होंने सुझाव दिया था। तो दोस्तों ये अशोक मेहता की समिति की सिफारिशों को सरकार ने क्या कर दिया था, पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। तो अशोक मेहता समिति कब गठित की गई थी दोस्तों, 77 में। इसने 2 टीयर मॉडल दिया था और राजनीतिक दलों की भागीदारी पर भी जोर दिया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो अन्य समिति कौन सी है। जीवी के राव समिति का गठन 1985 में, ये इसको याद रखना, जीवी के राव समिति का गठन किस संबंधित किससे है जिला परिषद को योजना बनाने की मुख्य इकाई बताया गया था। इन्होंने दोस्तों जिला परिषद की बात की थी कि यहीं से संपूर्ण गांवों की और प्रखंड स्तर की क्या होना चाहिए, योजना बनना चाहिए। बेहतर समन्वय लेके जिला विकास आयुक्त के पद के सृजन की भी इन्होंने बात कही थी। तो ये भी कोई दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण नहीं है इनकी सिफारिशें भी, पर आप इतना याद रखना कि जीवी के राव समिति कब आई थी, 1985 में। और जो इसका जो मॉडल है, इन्होंने जिला परिषद की मतलब सुझाव दिया था और कहा था कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायतों का निर्माण होना चाहिए और वही समस्त जिले को क्या करेगी, विकास का मॉडल अपनाएगी या लागू करेगी। फिर इसके बाद दोस्तों एमएल सिंघवी समिति, इसके गठन कब हुआ था, 86। तो दोस्तों ये सभी समिति के जो सन है ना, उनको आप पूरी तरीके से मेमोराइज कीजिए कि ये कभी भी पूछा जा सकता है और पूछते ही है कि कौन सी समिति कब गठन किया गया और किससे संबंधित है और क्या सुझाव दिए। एमएल सिंघवी समिति दोस्तों कब आई, 1986 में। पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत करी थी दोस्तों, ये आईएमपी है कि पहली समिति कौन थी जिन्होंने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत की थी। और स्थानीय न्याय के लिए न्याय पंचायतों का भी इन्होंने कह दिया था, सुझाव दिया था। ठीक है, तो सिंघवी समिति 86 संवैधानिक दर्जा, सिंघवी 86 संवैधानिक दर्जा। थंगुन समिति दोस्तों 1988 में, और गाडगिल समिति भी कब आई थी, 88 में। 5 साल का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, इन दोनों समिति ने कहा था दोस्तों, जो आज भी है कि हमारे यहाँ 5 साल पंचायत चुनाव होते हैं। SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, ये प्रावधान भी दोस्तों अभी भी है। और राज्य वित्त आयोग का ये 280 में, ये 243 के, ये इसका राज्य वित्त आयोग का भी क्या धनावंटन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों थंगुन समिति ने 5 साल, SC/ST के का जो कार्यकाल, आरक्षण और राज्य वित्त आयोग के आवंटन वाला। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, थंगुन समिति और गाडगिल समिति, इन सभी समितियों का संबंध दोस्तों कैसे है, पंचायती राज व्यवस्था से है। और जो हमने जो अपनाई है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, वो त्रिस्तरीय मॉडल अपनाया है, जो बलवंत राय मेहता जो समिति थी 1957 में, उन्हें ये सुझाव दिया था। अब दोस्तों जो विभिन्न समितियों ने, हमने इतनी समिति देखी, उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उसके बाद 1992 तक आते होते सरकार ने ये बात पूरी तरीके से सोच ली थी कि जो संविधान के जो DPSP में लिखा है कि पंचायतों का सरकार क्या करेगी, गठन करेगी, या जो राज्य को निर्देश थे कि सरकार क्या करेगी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देगी और उनकी जो संरचना का निर्माण करेगी, उसी के अनुकूल दोस्तों फिर भारत सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया। इसके तहत क्या कर दिया गया था, जो पंचायतों का सिर्फ एक निर्देश के रूप में अनुच्छेद 40 में उल्लेख था, वो सरकार ने क्या कर दिया, उसके लिए एक नया भाग जोड़ दिया और उसके लिए संविधान संशोधन कर दिया। अब जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें क्या क्या विषय थे या क्या क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब आया, 1992 में, ये याद रखना है, और विशेषताओं का। तो दोस्तों 3 स्तरीय व्यवस्था की बात करी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर या जनपद स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय मॉडल रखा है हमने 73वें संविधान संशोधन में। ठीक है, SC/ST जनसंख्या के लिए आरक्षण है दोस्तों, महिलाओं के लिए
33% आरक्षण है दोस्तों। और विभिन्न राज्यों में जैसे एमपी में दोस्तों 50% आरक्षण कर दिया अब तो महिलाओं के लिए। ठीक है, तो एससी एसटी के लिए भी आरक्षण है, महिलाओं को भी 33% आरक्षण है ओवरऑल, और मध्य प्रदेश में ज़्यादा है और भी अलग राज्य है ऐसे। 5 साल में निश्चित कार्यकाल होगा कि हम 5 साल में क्या करेंगे, अपना सरपंच चुनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 साल क्या होगा, निश्चित कार्यकाल भंग होने पर 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा 243 में ये के 243 के में जो क्या है राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने का, इसी में अनुच्छेद दोस्तों आगे देखेंगे उसमें बतलाया है। फिर राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाएगा वित्तीय समीक्षा करने के लिए। वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाएगा कि वो ये अनुशंसा करेगा दोस्तों कि जो राज्य के बजट में से है वो मतलब पंचायतों को कितना फंड मिलना चाहिए उनके विकास योजना के लिए, ग्रामीण उत्थान के लिए कितना बजट की दिया जाना चाहिए, इस प्रकार की अनुशंसा या जो सिफारिश है वो किसको करेगा, राज्य सरकार को करेगा। तो दोस्तों 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग और 243 आई के तहत वित्त आयोग की गठन किया जाता है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और दोस्तों इसमें 29 विषय शामिल किए गए पंचायतों से संबंधित, कि पंचायतें कौन कौन से काम करेगी, ऐसे 29 काम को क्या कर दिए, लिख दिए गए। तो दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। प्रत्यक्ष चुनाव रहेगा, एससी एसटी को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, 5 साल में चुनाव, भंग होने की स्थिति में 6 महीने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, 11वीं अनुसूची और 29 विषय। इस प्रकार से खटखट दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि ये रहेगा। अब पंचायती राज का महत्व क्या है दोस्तों, विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करता है। बिल्कुल दोस्तों, कि पहले ये भारत है दोस्तों, ये भारत दिल्ली है। ठीक है, ये दोस्तों कन्याकुमारी का कोई गांव है, ये यहाँ की जगह, ये कोई गांव है यहाँ तमिलनाडु केरला का। तो दोस्तों ये यहाँ से डिसाइड करते थे कि आपको क्या अच्छा है। ठीक, दिल्ली से बैठ के कैसे पता चल सकता है कि हम क्या चाहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए सरकार ने विकेंद्रीकरण करा है कि ये यहाँ के लोग हैं या निचले छोर के व्यक्ति है, ये खुद डिसाइड करेंगे कि भाई तुम्हारे लिए क्या सही है। बस हम फंड दे देंगे कि आपको विकास करना है, वो किस प्रकार से विकास करना, आपकी ज़रूरतें क्या है, ज़रूरतों का क्रम क्या है, और किस प्रकार से सही काम होगा, ये सब आप डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों ये पहले क्या था कि हमारे यहाँ पर केंद्रीकृत ढांचा था कि जिसमें जो केंद्र सरकार है सब वो विकास के लिए सभी को निर्देश देती थी, राज्य सरकार जो निर्देश देती थी, पर गांव क्या थे, स्वतंत्र नहीं थे। तो दोस्तों पंचायती राज के माध्यम से सरकार ने क्या करा, गांव पंचायतों को इतना सशक्त कर दिया, इतना फंड दे दिया कि वो अपना विकास अब स्वयं कर सकते हैं। फिर सहभागी लोकतंत्र और ग्रामीण स्तर पर सुनिश्चित करा कि दोस्तों जब गांव वालों को ये पता चला है, गांव गांव की जो जनता है, जो गांव के जो मासूम लोग होते हैं, उनको ये लगा कि राजनीति भी कुछ चीज़ होती है जिसमें हम भी भाग ले सकते हैं, तो इससे उनका स्वावलंबन बढ़ा। इससे दोस्तों फिर वो क्या हो गया कि जो देश की राजनीति है, या जिसे हमें एमएलए या एमपी से या संसद के जो चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव, उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। फिर दोस्तों इससे ग्रामीण विकास हुआ बिल्कुल, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला कि दोस्तों जो आरक्षण व्यवस्था से, ठीक, आरक्षण व्यवस्था से क्या होगा, एससी एसटी और जो वुमेन है इनको भी दोस्तों एम्पावरमेंट मिला। क्या ये अपने आप को उपेक्षित या बहिष्कृत समझ रहे थे अभी तक, जब इनको आरक्षण मिला, ये चुनाव में चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने की जो प्रक्रिया समझ गए, तो दोस्तों इनमें भी आत्म स्वावलंबन बढ़ा, इनकी भी जो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, और इनका भी जो दोस्तों आत्मविश्वास में वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों ये सभी के लिए पंचायती राज का जो हमारे आज का हम देखें कि जो देश का विकास का रास्ता है, वो सही बात है कि वो गांव से होकर जाता है। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं इसके लिए और क्या किए गए, संविधान में भाग 9 जोड़ा, जिसके अनुच्छेद 243 से 243 तक ओ तक शामिल किए गए दोस्तों। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय शामिल किए गए, जिसमें पंचायतों को क्या करना था, काम करना था। तो भाग 9 दोस्तों बेरिया ईएमपी का से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। 11वीं अनुसूची 29 कार्यात्मक विषय, अनुच्छेद 40 जो पहले उल्लेख था दोस्तों, ग्राम पंचायतों को गठन किया जाएगा, व्यवहारिक रूप हमने क्या दिया था, इसे धरातल पर प्रकट कर दिया था।
कि अभी तक ये संविधान में उल्लेखित था कि जो केंद्र सरकार को निर्देश थे कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगी। अब 73वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों हमने क्या कर दिया, ग्राम पंचायतों को धरातल पर ला दिया था। फिर संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, पंचायत राज। और दोस्तों ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में हम क्या करते हैं, इसको मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान। अनिवार्य क्या है कि जो पंचायतों को निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। इन्हें लागू करना ही होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अनिवार्य प्रावधान ठीक वैसे ही है जैसे आपका दोस्त बोले बेटा तेरे को आना ही है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, फिर हम मजबूर हो जाते कि बाबा अब तो जाना ही है। तो ऐसे ही जब अनिवार्य प्रावधान कहीं लिखे हो तो आप वो समझिए कि ये वही वाली पुकार है कि तुमको आना है, मतलब आना है। फिर अपन ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं लाइब्रेरी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो वाले प्रावधान है दोस्तों। तो अनिवार्य मतलब पंचायतों को करना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें राज्यों को लागू करना होता है। त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन करना, ग्राम मध्यवर्ती जिला स्तर पर ग्राम सभा का गठन किया जाएगा दोस्तों। ये ग्राम सभा जो पंचायत से संबंधित एक समिति होती है जिसमें ग्राम के सभी लोग होते हैं, वो क्या कहलाती है, ग्राम सभा। प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, डायरेक्ट 5 साल का कार्यकाल निश्चित रहेगा, ये भी अनिवार्य है। SC ST और महिलाओं को आरक्षण रहेगा। तो त्रिस्तरीय ग्राम सभा, प्रत्यक्ष चुनाव, 5 साल, SC ST महिला आरक्षण, ये क्या है दोस्तों, अनिवार्य है। ये पंचायतों को क्या करना, लागू करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। स्वैच्छिक प्रावधान क्या है दोस्तों, स्वैच्छिक प्रावधान वो वाले प्रावधान, यार मैं वहाँ जा रहा हूँ तो चलेगा क्या, फिर ये स्वैच्छिक हो गया। फिर वो अपने ऊपर है दोस्तों कि आपका दोस्त अगर पूछ रहा है कि चलेगा क्या, तो उसमें हम स्वैच्छिक हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ये स्वैच्छिक प्रावधान पंचायत है कि अब वो पंचायत कौन से काम करे या नहीं करे, उसमें दोस्त का दबाव नहीं है, मतलब सरकार का दबाव नहीं है उस पर। ठीक है। अच्छा। राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन्हें लागू कर सकते हैं, वो राज्य के ऊपर रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं ब्लॉक स्तर पर। ये 20 लाख जनसंख्या से कम वाले राज्यों में वैकल्पिक है कि वो लागू कर सकते हैं या नहीं। क्या है दोस्तों, 3 टायर मॉडल हमने दिया है कि भाई ये ग्राम पंचायत रहेगी, जनपद पंचायत रहेगी, जिला पंचायत। अब मान के चलो कोई राज्य की जनसंख्या ही 20 लाख है, मतलब काफ़ी कम है। तो इस स्तर पर उनको क्या एक मतलब स्वैच्छिक या प्रावधान दिया जाता है कि वो ये जो मिडिल वाला भाग है ना, इसको ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, ये मिडिल वाले भाग को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये कहाँ पे, जब 20 लाख से कम होना चाहिए, ये नहीं कि 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, फिर तो लागू करना ही पड़ेगा। और तीसरा है दोस्तों जिला परिषद। अब जो बात आती ग्राम सभा, ये कौन सी सभा है, तो इसके बारे में देखिए। पंचायती राज की क्या है, ये आधारशिला है या बेस है। ठीक है, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे मान के चलो एक गांव है, ये गांव का नाम है, गांव का नाम दोस्त ये दे दिया अमेरिका। ये गांव का नाम हमने हमारा अमेरिका गांव दे दिया। ठीक, गांव है दोस्तों, है ना। ये गांव में मान के चलो, ये दोस्तों 1200 लोग हैं। ठीक है, 1200 जो टोटल जनसंख्या है। 1200 में से 800 क्या है दोस्तों, मतदाता है, और 400 क्या है, बच्चे हैं। तो जो 800 जो दोस्तों मतदाता रहेंगे, इन सभी से मिलके क्या होगी, ग्राम सभा रहेगी। ठीक है, ग्राम सभा रहेगी। ग्राम सभा का जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये 800 लोग या जिनसे मिलके ग्राम सभा बनी है, वो ये डिसाइड करेगी कि हमारी जो ग्राम में या हमारी जो पंचायत में या हमारे जो पंचायत का क्षेत्र है, उसमें कौन से काम पहले होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, और क्या और संभावित होने चाहिए। ये सभी जो डिसाइड करता है वो क्या करता है दोस्तों, ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा मतलब कि किसी पंचायत में जो सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा होती है। इनकी समय समय पर बैठक होती रहती है और वो पूरे गांव के विकास की जो रूपरेखा तय करती है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्ति और कार्य प्रदान किए जाते हैं। अन्य प्रावधान दोस्तों,
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए इस 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्य वित्त आयोग का दोस्तों 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय कृषि स्वास्थ्य। ठीक है, महत्व क्या है? प्रतिनिधि लोक सेवा परिवर्तन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण विकास में जनभागीदारी में वृद्धि, सब हो जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्राम स्वराज को संवैधानिक दर्जा देना, 40 को लागू करना, पंचायतों का संस्थागत ढांचा, नियमित चुनाव कराएंगे, ये सभी बात है दोस्तों। संवैधानिक स्थिति क्या है दोस्तों? संविधान के भाग 9 में 243 से 243 ओ। ठीक है दोस्तों, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 विषय है, हस्तांतरित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, ये सभी क्या है शामिल है दोस्तों। पंचायतों का आगे देखेंगे कौन कौन से विषय और। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत, जिला परिषद, 20 लाख से जनसंख्या वाले, ये फिर से रिपीट हो गया शायद कि दोस्तों, ये शायद है ना, बाय मिस्टेक ये पीपीटी फिर से रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं, आप फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम। चुनाव एवं आरक्षण, पंचायतों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव रहेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव सदस्य का रहेगा, जो पंचायत का चुनाव रहेगा, जो जनपद पंचायत, जिला पंचायत के जो सदस्यों का चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, पर जो अध्यक्ष या जो मध्यवर्ती का है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये दोस्तों जो ग्राम पंचायत है ना, इसको ऐसा समझिए, ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं सरपंच, ये क्या होते हैं? डायरेक्ट। फिर हम जब जनपद पंचायत की बात करते हैं या जिला पंचायत की बात करते हैं, तो जनपद पंचायत में जो सरपंच है दोस्तों, वो क्या करते हैं? वोट डालते हैं, ये मतलब अप्रत्यक्ष होता है। तो जिला पंचायत का जो दोस्तों ये चुनाव क्या होता है? ये भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो जो ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष, जनपद और जिला पंचायत के जो चुनाव होते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष होते हैं। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि जिला पंचायत में हम वोट नहीं डालते हैं, या फिर जो नगर पालिका के जो प्रतिनिधि होते हैं या जनपद पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो ही वोट डाल के क्या करते हैं? जिला पंचायत का चुनाव करते हैं। एससी एसटी के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए 33%, कुछ राज्यों में 50 है। ओबीसी का आरक्षण राज्यों के विवेक पे है कि वो ओबीसी को आरक्षण देता है नहीं देता। कार्यकाल 5 वर्ष, भंग होने में 6 महीने में चुनाव। वित्तीय प्रावधान, राज्य वित्त आयोग का 5 वर्ष में, ठीक है, गठन किया जाएगा। स्वयं कर लगाने का अधिकार रहेगा वित्त आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव संचालन करेगा। जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा कि जब हम एमएलए या इसको ऐसा विधायक प्लस सांसद या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये 4 शब्द, इनके दोस्तों जब चुनाव होते हैं तो वो कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। ठीक, इसके चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। जो हम मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं या एमएलए का चुनाव करते हैं या जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या सांसद का चुनाव करते हैं, तो दोस्तों ये वाले जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इनको कौन कंडक्ट कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। और जो पंचायत के चुनाव होते हैं या जनपद पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, इनको कौन कराता है दोस्तों? राज्य चुनाव आयोग कराता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। अब बात जम्मू कश्मीर में अब लागू हो चुका है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में से लागू नहीं किया गया क्योंकि वह जनजाति सलाहकार परिषद होती है। इन राज्यों में जहाँ पे दोस्तों जनजाति बाहुल्य है, वहाँ पे जनजाति सलाहकार परिषद होती है, ना कि ग्राम पंचायत। ठीक, 11वीं अनुसूची के कार्य क्या है दोस्तों? अब देखते हैं हम। भूमि सुधार और मृदा का संरक्षण, जो ग्राम स्तर पे दोस्तों, उसको लागू करना। लघु सिंचाई परियोजनाएं, जल प्रबंधन की गांव में किस प्रकार से मतलब चेक डैम जो रहते हैं ना दोस्तों, गांव स्तर पे जो छोटे मोटे नदी नाले रहते हैं, उनमें बांध बना के गांव की सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। जल प्रबंधन, जो नाली निकासी प्रणाली दोस्तों, ये इनका काम है। दूसरा काम पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन, ये भी क्या ग्राम पंचायत का
तो भूमि सुधार, मृदा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन भी ये गांव का ग्राम पंचायत का काम है। सामाजिक और कृषि वानिकी ये भी ग्राम पंचायत। लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण इससे संबंधित है दोस्तों। जो केचप उद्योग होता है, ठीक है, ये ग्राम पंचायत कर सकती है। खादी और ग्रामोद्योग की जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी दोस्तों पंचायत लगा सकती है। ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, पुल, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, बाजार मेले। दोस्तों ये थोड़े से दिक्कत करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, महिला बाल विकास, ये भी आंगनवाड़ी की भूमिका गांव लेवल पे, समाज कल्याण, विकलांग, मानसिक रूप से विकलांगों के लिए, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या हो गए हैं, पंचायतों के काम हैं। इनको दोस्तों आप याद मत कीजिएगा, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण, बाजार मेले, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मधु, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण। इस प्रकार से जो एक फ्लो में दोस्तों बार बार आप कभी कभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्या हो गया दोस्तों आजकल टफ होते जा रहे हैं, और उसमें इनमें से कोई काम नहीं है वो लिख दिया जाता है, और 3 काम है वो वाले लिख दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पंचायत का काम नहीं है। तो अपने को क्या लगता फिर दोस्तों कि पेपर कठिन आ रहा? वो पेपर कठिन नहीं आ रहा दोस्तों, क्या होगा पेपर में जो क्या है कि हम एक लंबे समय से सिर्फ वो ही पढ़ते आ रहे हैं जो सब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम अनछुए जो पहलू होते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के उनको नहीं छू पा रहे हैं। पर क्या हो गया, अब समय के अनुसार अब पेपर कंडक्ट कराने वालों की भी अप्रोच बदल चुकी कि हम वही वही नहीं पूछ सकते कि यार पंचायतों का उल्लेख 40 में है, 73वां संविधान संशोधन कितनी बार पूछेंगे। तो दोस्तों क्या हो गया, फिर वो अंदर घुसने लगे। जरूरी भी है, समय के अनुसार विकास होना चाहिए, कि आप उतना ही याद रखेंगे तो कैसे, मतलब आपका विकास नहीं हो पाएगा ना। अब आपको पता चल जाएगा दोस्तों ये काम पड़ गया कि अरे पंचायत ये भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे ख्याल से कि आप इनको बार बार पढ़ लें। ये फिर से रिपीट हो गया दोस्तों शायद। अनिवार्य ग्राम सभा पढ़ लिया, त्रिस्तरीय पढ़ लिया है, चुनाव हो चुके हैं, आरक्षण भी हो चुका है, कार्यकाल भी हो चुका है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग। ये थोड़ा दोस्तों मैं माफ़ी मांगता हूँ इस मामले में कि वो थोड़ा पीपीटी रिपीट हो गई है काफ़ी। वैकल्पिक भी हो गए। पेशा अधिनियम, हाँ दोस्तों ये है नया हमारे लिए। पेशा अधिनियम 1996, इसका जो फुल फॉर्म है पंचायत शेड्यूल्ड शेड्यूल एरिया। इसका जो पेशा का फुल फॉर्म है दोस्तों, एक ये यहाँ पे दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, पेशा का फुल फॉर्म दोस्तों, ये क्या हो रहा था कि दोस्तों एक होते हैं सामान्य क्षेत्र, मतलब हमारे जो गांव के कि आप भी रहते होंगे, आपका भी किसी का जुड़ाव होगा, और एक वो क्षेत्र होते हैं जो जनजाति क्षेत्र होते हैं। अब हमारे जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ का जो संस्कृति है या जो कल्चर है या रहन सहन है, खान पीन अलग है दोस्तों जो हमारे गांव का। इसी की तुलना में दोस्तों अगर हम देखें जनजाति क्षेत्र, तो इसी की तुलना में दोस्तों जो जनजाति क्षेत्र होता है या जनजाति समुदाय जो रहते हैं वो अलग थलग रहते हैं। उनकी अपनी एक विशेष संस्कृति रहती है, सभ्यता रहता है, परिवेश रहता है, खान पान रहता है, आचार विचार सभी कुछ अलग रहते हैं।
तो इन क्षेत्रों में पंचायतों के कौन कौन से प्रावधान हैं, या क्या पंचायतों के जो प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में किए गए हैं इन क्षेत्रों में लागू किए जाएं, और लागू किए जाएं तो उनकी जो सीमा है कितनी रखनी चाहिए या किस हद तक लागू किए जाएं कि वो जनजाति समुदाय की जो संस्कृति को प्रभावित ना करें। इसी के लिए दोस्तों 1996 में क्या किया गया था, दिलीप सिंह भूरिया समिति, ठीक है, ये सांसद रहे हैं झाबू अली राजपूत क्षेत्र के दिलीप सिंह भूरिया, उनके नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, एक समिति का गठन किया गया था जिसे भूरिया समिति के नाम से जाना जाता है। तो इसी समिति ने पेशा अधिनियम लागू किया था या इसका सुझाव दिया था, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, या जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के जो प्रावधान है, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, इसमें क्या सुझाव दिए थे कि पंचायतों के जो प्रावधान है वो कहाँ कैसे लागू किए जाएंगे उसके बारे में बतलाया था कि जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से लागू किए। ग्राम सभा को यहाँ केंद्रीय भूमिका दी गई थी कि जो पेशा अधिनियम जिन जिन राज्यों में लगा रहेगा वहाँ की जो ग्राम सभा है ये डिसाइड करेगी कि सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कोई योजना आएगी तो वो हमारे गांव में कितनी लागू रहेगी कितनी नहीं लागू रहेगी, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी, क्योंकि ये बात पेशा अधिनियम में उल्लेखित कर दी गई है, ठीक है। मुख्य प्रावधान, ग्राम सभा की मंजूरी अनिवार्य है, भूमि अधिग्रहण, लघु खनिज, पट्टे, जल संसाधन प्रबंधन। कि दोस्तों मान के चलो कि कोई पंचायत है, जनजाति पंचायत है, वहाँ की जगह सरकार क्या करना चाहिए, कोई उद्योग डालना चाहती है जिसकी 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, तो सरकार चाहे तो भाई सरकार है वो जाएगी उनने कि हमें इतनी इतनी जगह खाली कर दो और हमें वहाँ पे प्लांट डालना है, ऐसा करना वैसा करना है। तो जो आदिवासी समुदाय बोलेगा दादा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्यों, वो फिर बतलाएंगे दोस्तों कि हम पेशा अधिनियम लागू है, हमारी ग्राम सभा आपको अनुमति देगी, या जो हमारे गांव के जो मतदाता है, ग्राम सभा मतलब जितने मतदाता है, वो अगर आपके पक्ष में वोट देते हैं तो ही आपकी जो कंपनी के लिए हम जमीन दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो ये भूमि अधिग्रहण ले लो, या लघु खनिज है, कोई खुदाई करना सरकार को खनिजों की, या फिर पट्टे हैं, जल संसाधन प्रबंधन, तो इस सभी में क्या ग्राम सभा की क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। फिर 50% आरक्षण है एसटी समुदाय को, वहाँ की जो पेशा अधिनियम लागू वाले क्षेत्रों में 50% आरक्षण ये एसटी समुदाय को रहेगा। पारंपरिक प्रथाओं का संरक्षण किया जाएगा कि जो जनजाति परंपरा है उनमें छेड़खानी नहीं होगी, उनको यथावत रखा जाएगा। संसाधनों पर अधिकार, लघु वनोपज, सामाजिक नियंत्रण, जो मान के चलो दोस्तों जनजाति क्षेत्र में जंगल हुए हैं या कीमती पेड़ है उन पर ग्राम सभा का अधिकार रहेगा, ठीक है दोस्तों। राजस्व के स्रोत, केंद्र और राज्य दोनों से अनुदान मिलेगा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर हस्तांतरण, इस 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वो राज्य सरकार से कहता है कि आपको इतना फंड, ठीक, सरकार को देना पड़ेगा। स्थानीय कर, संपत्ति कर, मेला शुल्क, ये सभी ग्राम पंचायत ले सकती है, ठीक है, मेला लगता, हाट लगता, उसका शुल्क। समस्या है वित्तीय निर्भरता है, 80% से अधिक राजस्व अनुदान से प्राप्त होता है, राज्य सरकार पर निर्भर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर है। तो दोस्तों तो ये क्या है, वित्तीय निर्भरता है। कार्य अधिकार, असंतुलन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे राज्यों के पास है, तो काम करने के लिए विषय बहुत है, पर फिर भी क्या हो, विषय को लेकर क्या होता है दोस्तों, विवाद उत्पन्न होता है। नौकरशाही का हस्तक्षेप है, सचिवालय, सचिवों का अत्यधिक नियंत्रण रहता है दोस्तों। हमने देखा कि सरपंच और जो सचिव के मध्य टकराव चलता रहता है, दोनों में सामंजस्य नहीं रहता, तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, गाँव का विकास रुक जाता है। जन भागीदारी कमी, ग्राम सभा निष्क्रिय की जो बैठक होना चाहिए, निर्णय लिए जाने चाहिए, वो निर्णय अब नहीं लेती है पंचायत, जो सरपंच है वो सचिव ही निर्णय लेते हैं बस। सुधार सुझाव क्या है, पूर्ण हस्तांतरण, फंक्शनल, या जो अलग अलग कार्य डिसाइड कर दो, फंड दे दो, फंक्शनी है, तो जो काम सौंपे गए हैं उनको करने के लिए प्राधिकार भी दे दो दोस्तों, है ना, ये बात लिखिए। तो ये 3F का दोस्तों जो काम है वो दे देना चाहिए। डिजिटलीकरण, पारदर्शी लेखा प्रणाली, ऑडिट होना चाहिए दोस्तों। क्षमता निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होना चाहिए, जो ट्रेनिंग होना चाहिए सरपंच प्रतिनिधि की। निष्कर्ष, 73वां संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन की नींव है, वित्तीय स्वायत्ता कार्यान्वयन में सुधार के लिए आवश्यक है, पेशा अधिनियम जनजातीय क्षेत्रों के सशक्तिकरण का क्या करता है, मार्ग प्रशस्त करता है। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन के लिए
या गांधी जी की जो आत्मा की संतुष्टि के लिए हमने इस जो ग्राम पंचायतों का विकास किया, या जो गांधी जी का स्वप्न था ग्राम स्वराज का सपना, उसको लागू करने के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन लाया, जिससे आज गांव स्वावलंबी हो चुके हैं और आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों, तो इसमें सभी तो नहीं दोस्तों, 243 ए को याद रखिए। ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। 243 में पंचायतों की संरचना कैसी रहेगी, स्ट्रक्चर, ठीक है, वो ये संरचना नहीं है दोस्तों, ठीक है। 243 बी में है ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, है ना। तो 243 में ए में ग्राम सभा, 243 में ग्राम पंचायतों का गठन, स्ट्रक्चर नहीं, गठन है दोस्तों, है ना। 243 में पंचायतों की संरचना, ये दोस्तों सब आईएमपी है ना, मैं लगा दूं 1 2 3। 243 डी में सीटों का आरक्षण जो रहेगा एससी एसटी ओबीसी या जो विमेन को जो है दोस्तों, वो डी में लिखा गया। ई में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो ए में ग्राम सभा है, बी में गठन है, सी में संरचना है, डी में या आरक्षण है, और ई में दोस्तों डी के बाद ई नहीं है, ओ हाँ, ई पंचायतों का कार्यकाल, एफ में अयोग्यता, ठीक है, या जो सदस्यों की योग्यता, जी में पंचायतों का अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां, एच में कर लगाने की शक्ति। तो ई तक हो गया था दोस्तों, है ना। एफ में अयोग्यता, जी में अधिकार शक्ति या जिम्मेदारी है, एच में कर लगाना, ये बेरी आई अब पे दोस्तों। 243 आए, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा हर 5 साल के लिए। वो ये सुझाव देगा कि कितना जो पंचायतों को फंड दिया जाना चाहिए। 243 जे लेखा परीक्षा ऑडिट किया जाएगा पंचायतों का। 243 के में पंचायतों के चुनाव होंगे, 243 के में दोस्तों, है ना। या राज्य चुनाव आयोग का जो प्रावधान है दोस्तों, ये वेरी वही आए पे 243 आई और 243 के और 243 ए और 243 ई, और ये ए बी सी डी ई, ये शुरू के 5 और ये 2, तो ये तो याद होना ही चाहिए दोस्तों। 243 है संघ प्रदेशों का आवेदन, एम में कुछ भागों पर लागू ना होगा, एन कानून और पंचायतों की निरंतरता, 243 ओम चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। तो ये चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक पंचायतों के चुनाव के संबंध में। दोस्तों ये पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें 243 आई वेरी इंपॉर्टेंट है। 243 से ग्राम सभा गठन किया जाएगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 243 के राज्य चुनाव आयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 243 डी में आरक्षण है, और 243 सी में पंचायतों का कार्यकाल है, और 243 जो एच है कर लगाने की शक्ति, वेरी वेरी आई इम्पोर्टेंट आईएमपी अनुच्छेद है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो, और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, और आपके घर परिवार को सुखी समृद्ध खुशहाल बनाए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।